नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 18वीं लोकसभा के बारे में। जितनी भी चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके जितने भी एग्जाम हैं उन सब में जो 18वीं लोकसभा है उससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन तो पक्का ही पूछे जाने हैं। तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद में हम एमसीक्यू भी करने वाले हैं। साथ ही इसमें जो राजस्थान है, जो लोकसभा से हम बात करें, जो 18वीं लोकसभा है उसमें राजस्थान की जो फैक्ट है कि राजस्थान में कितने लोग जीते हैं, महिलाएं कितनी जीती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल से इसमें पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो देखो, हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें कि जो लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है, उसके चुनाव की घोषणा कब की गई थी। तो देखो 16 मार्च 2024 को इसकी घोषणा की गई थी कि जो इस बार के जो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव है वो कितने चरण में होंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि जो 18वीं लोकसभा है उसके 7 चरणों में क्या होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। पहला चरण कब हुआ, तो 19 अप्रैल 2024 को पहला चरण हुआ था। और जो अंतिम चरण है वो कब हुआ, वो हुआ आपके 1 जून 2024 को। रिजल्ट कब आया, तो 4 जून 2024 को क्या आया था, रिजल्ट आया था। ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। देखो क्या क्या चीजें याद रखोगे, एक तो कितने चरणों में हुआ, तो 7 चरणों में इस बार का चुनाव हुआ था। घोषणा कब हुई, तो 16 मार्च 2024 को घोषणा हुई। वही बात करें जो पहला चरण है, या हम कह सकते हैं कि चुनाव की शुरुआत कब हुई, तो 19 अप्रैल 2024 को तो क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और जो अंतिम फेज का जो चुनाव है, जो 7वां फेज है, वो कब हुआ, 1 जून 2024 को हुआ था। फिर हम बात करें कि आपके रिजल्ट कब आया था, तो 4 जून 2024 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। ये जो 3-4 चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। फिर मैं बात करूं कि रिजल्ट आने के बाद में हुआ क्या, तो देखो रिजल्ट आया आपके कब, 4 जून को। अब इसमें हम बात करें कि टोटल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था। तो देखो 443 सीटों पर क्या हुआ था, इस बार इलेक्शन हुआ था। आपको पता होगा कि टोटल मैं बात करूं कि 552 सीटें थी टोटल लोकसभा की। कितने, 552 सीटें हुआ करती थी। फिर इसमें बात करें 500 जो 50 कैंडिडेट हैं वो तो क्या किए जाते थे, उनका चुनाव होता था। और दो क्या हुआ करते थे, एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। आपको सारी चीजें पता होगी, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो टोटल सीटें कितनी, 552 लोकसभा में सीटें होती हैं। और 550 तो क्या होते हैं, हम बात करें उनका निर्वाचन होता है। और दो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये दो कौन होते हैं, ये होते हैं आपके एंग्लो इंडियन। अब क्या हुआ था, मोदी जी ने क्या किया कि 104वां संविधान संशोधन लेकर आए, कब, 2019 में। 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या हम हिंदी में कहें संविधान संशोधन लेकर आए मोदी जी। और उसके बाद में क्या किया कि ये जो दो सीटें हैं जो एंग्लो इंडियन को दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया। अब क्या हुआ कि 250 पर क्या होने लगा था, चुनाव होगा 250 सीटों पर। जिसमें मैं बात करूं जो 530 सीटें थी वो तो राज्य के लिए थी, और बाकी जो 20 सीटें थी वो किससे थी, वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए थी। लेकिन अभी बात करूं कि वो जो 18वीं लोकसभा का जो इलेक्शन है उसके बारे में बात करूं, तो देखो उसमें यहाँ पर नया पेज ले लेते हैं। उसमें आपको पता होगा कि टोटल 500 543 सीटों के लिए क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। और इसमें बात करूं जो 530 सीटें थी वो तो थी राज्य में, मतलब जो राज्य की जो सीटें थी, जैसे जैसे हम बात करें राजस्थान में जैसे 25 सीटें हैं, उस प्रकार राज्य की कितनी थी, 530 सीटें। और जो बाकी बची हुई जो 13 सीटें हैं वो क्या है, केंद्र शासित शासित प्रदेश की सीटें थी। तो आपको ये याद रखना है टोटल सीटें कितनी थी, तो 543 सीटों पर क्या हुआ था, इस बार चुनाव हुआ था। यहां तक की सारी चीजें समझ आ गई। अब हम बात करें कि सर चुनाव का नतीजा क्या आया। तो देखो चुनाव में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि जो क्लियर मेजोरिटी है, या हम बात करें कि बहुमत कितने पे प्राप्त होता है, तो बहुमत का जो आंकड़ा है कि जहां पर बात करें सरकार बनती है वो है 272। मतलब जिस भी पार्टी के 272 सीटें आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो लोकसभा है उसमें विजय हो जाएगी। ये आपको पता रहना चाहिए। अब देखो मैं बात करूं कि इस बार 18वीं लोकसभा है उसमें किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। मतलब किसी भी सिंगल पार्टी को 272 जो सीटें हैं वो प्राप्त नहीं हुई थी। अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, तो होता है जब भी किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो क्या करती है, गठबंधन करती है। गठबंधन क्या होता है, गठबंधन में 2 या 3 जो पार्टियां हैं वो मिलकर क्या करती है, सरकार चलाती है। अब आपको पता होगा कि जो बीजेपी की है, बीजेपी का एक गठबंधन है जिसका नाम है एनडीए।
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और जो बाकी जितनी भी पार्टियां हैं जो एनडीए के अलावा, उन्होंने गठबंधन कर रखा है जिसका नाम है इंडिया गठबंधन। तो इनकी हम बात करें, जो क्लियर मेजोरिटी जो प्राप्त हुई है वो कौन से गठबंधन को प्राप्त हुई है, तो वो जो आपके एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसको क्या प्राप्त हुई है, मेजोरिटी प्राप्त हुई है। अब मैं बात करूं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो 18वीं लोकसभा है उसमें सर्वाधिक सीटें किस पार्टी को प्राप्त हुई है, तो किस पार्टी को, तो आप यहां से भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई है बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें, 240 सीटें। देखो कुछ आंकड़े हैं वो आपको याद ही करने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से चीजें पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। मेरे साथ वापस बोलो कि सबसे ज्यादा सीटें कौन सी पार्टी को प्राप्त हुई है, आपको पता होगा बीजेपी को प्राप्त हुई है। कितनी सीटें, तो 240 सीटें प्राप्त हुई है बीजेपी को। अब हम बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही है, तो वो है आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कांग्रेस बोलते हैं, उसको 99 सीटें प्राप्त हुई है। कितनी, 99। 240 बीजेपी को और 99 सीटें किसको प्राप्त हुई है, कांग्रेस को प्राप्त हुई है। तीसरे नंबर की जो पार्टी है वो है अखिलेश यादव वाली सपा, समाजवादी जो पार्टी है उसको 37 सीटें प्राप्त हुई है। और जो तृणमूल कांग्रेस है उनको कितनी सीटें प्राप्त हुई है, जो ममता बनर्जी वाली पार्टी है उनको 29 सीटें प्राप्त हुई है। ये जो चार पार्टियां हैं उनको आपको अच्छे से याद रखना है। कौन कौन सी पार्टियां, सबसे पहले बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई, फिर आपको याद रखना है कांग्रेस को कितनी हुई, फिर सपा को, और फिर जो तृणमूल कांग्रेस है उसको। ये चार को आपको याद रखना है। साथ ही दो पार्टियां हैं वो आगे बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं इस बार 18वीं लोकसभा के लिए, उनको भी आपको याद रखना है। एक तो जेडीयू और एक डीएमके जो पार्टी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी तक आपको ये पता रहना चाहिए कि सबसे ज्यादा, फिर उसके नाम बाद में, मतलब जो चार जो पार्टियां ऐसी है जिनको सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई है वो कौन सी है। यहां तक ये चीजें याद हो गई, फिर हम आगे बात करें। आगे हम बात करते हैं कि जो एनडीए गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो कि बीजेपी का क्या है गठबंधन है, उनमें कौन सी पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा चीजें पता रहनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले बात करें बीजेपी को, हमने देखा कितनी 240 पार्टी, 240 सीटें, पार्टी नहीं 240 सीटें प्राप्त हुई है। अब देखो इसमें जो अहम पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन है, आपको पता ही होगा कि 9 जून को शपथ होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और वही क्या बनने वाले हैं इस बार 18वीं जो लोकसभा है उसमें प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। यह सारी चीजें आपको अभी तक पता चल गई होगी। तो देखो 240 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई है। और फिर बात करें जो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, उनको कितनी सीटें प्राप्त हुई है, उनको 16 सीटें प्राप्त हुई है। देखो इस बार एनडीए अलायंस है तो वो आपकी बात करें वो सरकार चलाने वाला है, तो इसमें आपको जो मेजर पार्टीज हैं उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनकी जो पार्टी है वो बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, तो इनके बारे में आपको सारी चीजें पता रहनी चाहिए। पहली बात तो कि 240 सीटें तो बीजेपी को प्राप्त हुई है। टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उनको 16 सीटें प्राप्त हुई है। और नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है उसको कितनी सीटें प्राप्त हुई है, उसको 12 सीटें प्राप्त हुई है। फिर देखो जो शिवसेना है उनको 7 सीटें प्राप्त हुई है। जो एलजेपी है, जो रामविलास पासवान है, जिसके बेटे चिराग पासवान है, उनको 7 सीटें प्राप्त हुई है। और जो हम बात करें, सॉरी, शिवसेना को 7 और इनको 5, थोड़ा सा याद रखना, शिवसेना को कितनी, 7 सीटें। और हम बात करें एलजेपी है, रामविलास पासवान वाली पार्टी है, उनको 5 सीटें, आरएलडी को 2 सीटें, एनसीपी है उसको 1 सीट मिली है, अपना दल है उसको 1, और जो आपके एजीपी है उसको 1, और यूपीपीएल है उसको 1 सीटें प्राप्त हुई है। टोटल हम सबका कैलकुलेशन लगाएं तो एनडीए को 292 सीटें प्राप्त हुई है। अब मुझे बताओ क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको। देखो मैं वापस बताता हूं, पहले तो आपको ये याद रखनी है बीजेपी को 240 सीटें प्राप्त हुई है। फिर हम बात करें टीडीपी, तेलुगु देशम जो पार्टी है किसकी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, और उनको 16 सीटें प्राप्त हुई है। फिर याद रखना है जो जेडीयू पार्टी है, जेडीयू किसकी है, तो आपके नीतीश कुमार जी की पार्टी है, उनको 12 सीटें प्राप्त हुई है। बस ये 3 याद रखने हैं। और चौथा आपको ये याद रखना है कि जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनकी कितनी सीटें हैं, उनकी सीटें हैं 292। याद रह जाएगा क्या। देखो कौन कौन से आंकड़े हैं। सबसे पहले 240 सीटें किसको प्राप्त हुई है, 240 सीटें किसको प्राप्त हुई है, बीजेपी को प्राप्त हुई है। फिर बात करूं जो तेलुगु देशम पार्टी है, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू वाली, उनको 16 सीटें। फिर आपके जो आपके नीतीश कुमार वाली पार्टी है, बात करूं जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, उसको कितनी सीटें प्राप्त हुई है, 12 सीटें प्राप्त हुई है। फिर मैं बात करूं आपके कि जो एनडीए है उसको 292 सीटें प्राप्त हुई है। ये जो चीजें हैं, ये 4 आंकड़े हैं, वो आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, क्योंकि इनसे ही मिलकर क्या बन रही है, सरकार बन रही है। तो ये चीजें तो आपको पता ही देनी चाहिए। टोटल बीजेपी को 240 है, तेलुगु देशम पार्टी किसकी है, आपके नायडू की जो पार्टी है उसको 16, और नीतीश कुमार वाली जो जनता दल यूनाइटेड है उसको 12 सीटें, और जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है टोटल मिलाकर कितनी सीटें होती है, 292 सीटें होती है। अब मैं बात करूं जो एनडीए गठबंधन है, सॉरी जो इंडिया गठबंधन है, उसकी कितनी सीटें प्राप्त हुई है, उसमें कौन कौन सी पार्टियां हैं। तो देखो हम बात करें कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई है। फिर बात करूं जो सपा है,
जो कि तीसरे नंबर की पार्टी है, तीसरे नंबर की सबसे जो बड़ी पार्टी है सपा, वो किसकी है, अखिलेश यादव वाली जो पार्टी है सपा, उसको 37 सीटें प्राप्त हुई है। यूपी में सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली है, सपा को ही मिली है। टीएमसी की बात करें तो उसको 29 पार्टी, डीएमके को 22, शिवसेना उद्धव को 9 सीटें, एनसीपी जो शरद पवार वाली पार्टी है उसको 8 सीटें मिली है, आरजेडी को 4, सीपीएम को 4 और जेएमएम को 9 सीटें। कुल मिलाकर आपको याद रखना है 234 सीटें किसको प्राप्त हुई है, इंडिया को प्राप्त हुई है। इसमें क्या क्या याद करने वाले आंकड़े हैं, जो इंडिया गठबंधन है उसमें आपको याद रखना है कांग्रेस को तो कितनी 99 सीटें प्राप्त हुई है और सपा को 37 सीटें प्राप्त हुई है, और जो टोटल गठबंधन है जो इंडिया अलायंस है उसको 234 सीटें प्राप्त हुई है। मुझे बताओ ये चीजें याद रह जाएगी ना। अब आगे बात हम करते हैं, आगे हम बात करें कि आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है। तो देखो यहां पर आपको क्रम दिया गया है कि सबसे ज्यादा जो लोकसभा वाली सीटें हैं वो कहां पर है, यूपी में है, कितनी 80 सीटें हैं। फिर बात करूं महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, फिर वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। तो इसका थोड़ा सा याद रख लेना कि सबसे ज्यादा सीटें कहां पर है, तो सबसे ज्यादा सीटें हैं आपके यूपी में, कितनी 80 सीट आती है, और इसमें सबसे ज्यादा सपा को सीटें मिली है, कितनी 37 सीटें सपा को प्राप्त हुई है। यहां पर ये चीजें याद रखनी है। फिर मैं बात करूं कि आपको यूनियन टेरिटरी की सीटें जरूर याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कई ऐसे एग्जाम है जिसमें यूनियन टेरिटरी की पूछा जाता है कि जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि जो चंडीगढ़ है वहां की टोटल जो लोकसभा की सीट है वो कितनी है, तो सिंगल सीट है। सबसे ज्यादा सीटें जो आपसे ये पूछा जाता है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, दिल्ली में सबसे ज्यादा सीटें हैं, कितनी 7 सीटें हैं, और सातों की सातों पर कौन जीता है, बीजेपी जीती है। जबकि जो आम आदमी पार्टी है जो कि दिल्ली में सत्ता संभाल रही है उसको एक भी सीट इस पर नहीं मिली है। ये चीजें याद रखनी है। पांडुचेरी की कितनी सीटें हैं, 1 सीट है, जम्मू कश्मीर की 5 सीट है, अंडमान निकोबार की 1 सीट है, चंडीगढ़ की 1 सीट है, और दादर नागर हवेली और दमन और दीव है उसकी 2 सीटें हैं, लद्दाख की 1 है, लक्षद्वीप की 1 है। ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीजें ठीक है। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान के संदर्भ में लोकसभा जो आम लोकसभा चुनाव है उसके बारे में बात करें तो कौन से क्रम का है, ये मैंने बता ही दिया 18 क्रम का है। और राजस्थान में बात करूं लोकसभा की टोटल सीटें कितनी हैं, तो 25 सीटें लोकसभा की हैं, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 200 सीटें विधानसभा की है। अब मैं बात करूं इसमें देखो ये जो इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है, इन 25 सीटों का डिवाइडेशन किस प्रकार किया गया है, इसमें 18 सीटें तो है जनरल की। फिर बात करूं अनुसूचित जाति की, वो कितनी है, एससी की कितनी सीटें हैं, तो 4 सीटें हैं। अब इनके नाम याद रखने हैं, एक तो करौली धौलपुर, एक भरतपुर, श्री गंगानगर और बीकानेर। मेरे साथ याद करोगे तभी याद हो जाएगा, बार बार आज को रिवाइज करना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं पूरी है। अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं राजस्थान में। कौन कौन सी, करौली धौलपुर, देखो करौली और धौलपुर एक ही लोकसभा सीट है। फिर बात करें भरतपुर, श्री गंगानगर और बीकानेर। अब बात करें अनुसूचित जाति है एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की कितनी सीटें रिजर्व है, तो 3 सीटें रिजर्व है, उदयपुर, बांसवाड़ा और दौसा। कौन कौन सीटें हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा और दौसा है, वो क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है। ये चीज मुझे बताओ याद रह जाएगी क्या, कि अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें हैं, जनजाति वाली उदयपुर, बांसवाड़ा और दौसा वाली सीट है। फिर आगे बात करें कि ये चुनाव 2 चरणों में हुए थे, वैसे 7 चरणों में हुए लेकिन राजस्थान में ये 2 चरणों में हुए थे। कब कब, एक तो 19 अप्रैल को जो पहला चरण था उसको 12 लोकसभा सीटों में इलेक्शन हुआ। फिर जो 26 अप्रैल को जो था 26 अप्रैल 2024 को इसके दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। तो ये जो अपने आपसे पूछे कि राजस्थान में कितने चरणों में चुनाव हुआ, तो 2 चरणों में, कब, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को। अब हम बात करें कि राजस्थान में कुल पंजीकृत मतदाता कितने हैं, तो वो है आपके 5,35,08,010। पुरुष मतदाता कितने हैं, तो 2,78,00,000 है। महिला मतदाता कितने हैं, 2,56,00,000 है। और थर्ड जेंडर कितने हैं, 628 थर्ड जेंडर क्या है, मतदाता राजस्थान में है। फिर देखो आगे बात करें कुल मतदाता केंद्र कितने बने थे, तो 53,126 मतदाता केंद्र बने थे। सर्वाधिक मतदाता किस लोकसभा क्षेत्र में है, तो पाली में। और सबसे कम मतदाता है कौन से लोकसभा क्षेत्र में है, तो वो है दौसा। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपसे ये एग्जाम में पूछा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। तो देखो यहां पर आप क्या बताओगे, थोड़ा सा रुकना एक बार, 61.10% मतदान दर्ज किया गया था। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। एग्जाम में आपकी जितने भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 18वीं लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें राजस्थान में कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, तो कितना, 61.10%। मेरे साथ बोलो कितना, 61.10% मतदान दर्ज किया गया। कमी कितनी आई, किसके कंपेयर किया जा रहा है, 2019 से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि 2019 में 66
34% क्या हुआ था, मतदान दर्ज किया गया था। उसके कंपेयर में वृद्धि हुई या कमी हुई, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो क्या बताओगे, कमी हुई है। कितनी, 4.84% या 4.84% की क्या हुई है, कमी दर्ज की गई है। इस स्लाइड से दो आंकड़े आपको याद रहना चाहिए कि राजस्थान में जो 18 लोकसभा के लिए जो इलेक्शन हुए हैं उसमें कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, तो क्या बताओगे, 61.10%। कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो बोलना है कि साहब कमी हुई है, कितनी, 4.84% की कमी दर्ज की गई है। सर्वाधिक मतदान कहां पर हुआ है, तो बाड़मेर में सर्वाधिक मतदान हुआ है, कितना, 76.50%। सबसे कम मतदान कहां पर हुआ, तो करौली धौलपुर जो सीट है उस पर 50.4% सबसे कम मतदान दर्ज किया गया था। फिर आगे बात करें, आगे देखो थोड़ा सा हम बात करेंगे पार्टियों के बारे में कि जो रिजल्ट आया था 4 जून में उसमें राजस्थान में क्या स्थिति रही। देखो राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में आपको पता है टोटल 25 सीटें हैं। उस 25 सीटों में से सबसे ज्यादा जो सीटें आई हैं वो किसको मिली है, बीजेपी को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें मिली है। शायद आपको यहां पर दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो मैं चलो लिख देता हूं। यहां पर बीजेपी को कितनी सीटें मिली है, 14 सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को यहां पर 8 सीटें मिली है। और वही बात करूं कि जो सीपीआई है, सीपीआई जो एम है, हम इसके बारे में बात करें तो इसको 1 सीट मिली है। कौन सी सीट है, ये सीपीएम एम। देखो यहां पर ये सिक्कर है, आपको जो सिक्कर लोकसभा क्षेत्र है वहां पर बात करूं, जो अमरा राम है, कैंडिडेट का नाम भी थोड़ा सा याद रख लेना क्योंकि एक ही है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अमरा राम। ये विजय हुए हैं किससे, मैं बात करूं सीपीआई एम से। कौन है, 1 सीट मिली है सीपीआई एम को। और जो कैंडिडेट जीते हैं कौन सी लोकसभा क्षेत्र से, सिक्कर से जीते हैं और इनका नाम क्या है, अमरा राम है, याद रह जाएगा। फिर देखो यहां पर देखो, इसको आपको ये डायग्राम, ये जो राजस्थान का नक्शा है ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहां पर आप नोट करोगे कितने कलर है, 1 2 3 4 5 कलर है। और यहां पर देखो 1 2 3 4 5 सीटें हैं, मतलब 5 पार्टियां हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें कि ये आपको जो सैफ्रॉन कलर या जो भगवा कलर दिख रहा है ये तो बीजेपी के लिए है, ये जो ब्लू कलर है वो किसका है, कांग्रेस का है। तो बीजेपी कितनी जीती है, 14 सीटें बीजेपी ने प्राप्त की। तो याद रखना है, यहां से एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल से बता रहा हूं। बीजेपी कितनी सीटें जीती है, बीजेपी ने 14 सीटें जीती है राजस्थान में। कांग्रेस ने कितने, 8 सीटें कांग्रेस ने जीती है। फिर मैंने बात की कि जो सीपीआई एम है उसने सिक्कर से 1 सीट जीती है, सिक्कर जो लोकसभा क्षेत्र है, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है अमरा राम, और ये जीते, इन्होंने जीत दर्ज की है। फिर मैं बात करूं कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है आरएलटीपी के बारे में बात करूं, जो आरएलपी हम जिसको नाम बोलते हैं, देखो यहां है ये नागौर लोकसभा क्षेत्र और यहां से हनुमान बेनीवाल जीते हैं। और इन्होंने ज्योति मिर्धा को हराकर हनुमान बेनीवाल जीते हैं। आपको पता होगा पहले जो हनुमान बेनीवाल है इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर रखा था, एनडीए के साथ गठबंधन कर रखा था इन्होंने, और वहां से ये जीते थे। फिर इन्होंने वापस जो इंडिया अलायंस है उसमें इन्होंने गठबंधन कर लिया था, और इस बार ये कांग्रेस के सपोर्ट में लड़े थे। और इनके सामने ज्योति मिर्धा थी, ज्योति मिर्धा को हराकर हनुमान बेनीवाल जो इनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसमें से ये जीत गए थे। तो पहली बात तो ये पता चल गई कि सिक्कर से अमराराम, नागौर से हनुमान बेनीवाल। फिर देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये जो ब्राउन कलर दिख रहा होगा, ब्लैक कलर सा, ये है आपके भारतीय आदिवासी पार्टी। यहां से कौन जीता है, तो यहां से राजकुमार रोत जीते हैं। कौन सा है, तो इसका ये बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र है, वहां से कौन जीते हैं, राजकुमार रोत जीते हैं। तो ये देखो आपको दो तो पार्टियां, 14 किसकी, बीजेपी की, 8 किसकी, कांग्रेस की। ठीक है, ये याद हो गया। फिर हनुमान बेनीवाल जीते हैं नागौर से, और इनकी हम बात करें पार्टी का नाम क्या है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। फिर मैं बात करूं कि जो आपके सीपीआई एम है उससे कौन जीता है, तो अमराराम जी जीते हैं, कहां से, सिक्कर से। फिर मैं बात करूं कि आपकी जो भारतीय आदिवासी पार्टी है बांसवाड़ा में, यहां से कौन जीता है, तो यहाँ पे राजकुमार रोत जीते हैं, जो कि ऊंट की सवारी करके आपको पता होगा कि अपना जो नामांकन देने ये गए थे। सबसे ज्यादा जो वोट शेयर है वो किसको मिला है, बीजेपी को मिला है। कितना प्रतिशत, तो 49.24%, 49.24% किसको मिला है, बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला है। सीटें ज्यादा है तो इस प्रकार जो वोट शेयरिंग होगी वो भी सबसे ज्यादा होगी इनकी। ये तो बेसिक चीजें हैं। तो मुझे बताओ राजस्थान से रिलेटेड सारी चीजें याद हो गई ना, इंडिया से चीजें याद हो गई। अब हम बात करते हैं आपके एमसीक्यू की, कि हमने एमसीक्यू तैयार किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके कि हाल ही में कौन सी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो मैंने बता ही दिया कितनी बार, कौन सी लोकसभा के लिए, 18 लोकसभा के लिए ये चुनाव हुआ है। और मोदी जी अभी क्या कर गए थे, आपने फोटो देखी होगी द्रौपदी मुर्मू जी के साथ, तो वो जो 17वीं लोकसभा है उसको भंग करने के लिए जो कैबिनेट है उसने सिफारिश की थी, और मोदी जी ने त्यागपत्र दे दिया है। तो आप क्या याद रखोगे, ये कौन सी लोकसभा है, ये 18वीं लोकसभा है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, कि मान लो कोई भी व्यक्ति है वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष। देखो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें कि कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष है उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति क्या कर सकता है, लोकसभा में चुनाव लड़ सकता है। ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, कई बार ऐसी चीजें भी पूछी जाती है, तो हमें ये चीजें अच्छे से याद रहनी चाहिए। फिर देखो आगे बात करें, आगे आएंगे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, कई बार करंट अफेयर के साथ स्टैटिक वाला जो पोर्शन है, जो चीजें चर्चा में चली आ रही है, क्योंकि जो राजीव कुमार जी है उन्होंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी भी 4 तारीख से पहले भी, तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो मैं बात करूं अभी जो हम बात करें चुनाव मुख्य चुनाव आयोग कौन है, तो वो है आपके राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार है। वही मैं बात करूं कि जो चुनाव आयुक्त और कौन कौन है, तो वो है आपके एक तो ज्ञानेश्वर कुमार और एक आपके सुखबीर सिंह संधू। तो देखो दो तो क्या है, ये तो आपकी मुख्य चुनाव आयुक्त है, और बाकी हम बात करें जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन कौन है, एक तो ज्ञानेश्वर कुमार है, एक सुखबीर सिंह संधू है। तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, याद रह जाएगा क्या। फिर मैं बात करूं कि जो चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब किया गया था, ये बताओ आप, आपको याद होगा कब, 25 जनवरी 1950 को। देखो हम बात करें कि गठन कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 को। किसका कह रहा हूं, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूं। आपसे एग्जाम में पूछे कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। ये कैसी संस्था है, तो ये एक प्रकार की क्या है, संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का जब भी नाम आता है तब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि संवैधानिक संस्था का मतलब है कि इसका उल्लेख कहीं ना कहीं कहां पर किया गया है, संविधान में किया गया है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो देखो हम बात करें सबसे पहले तो कौन से भाग में, तो भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद है आपके 324 से लेकर 329, भाग 15, और अनुच्छेद बात करूं आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में उल्लेख इसका किया गया है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख किया गया है। प्रथम अध्यक्ष कौन है ये भी पूछा जा सकता है, सुकुमार सेन है, तो क्या इसके प्रथम अध्यक्ष है। प्रथम अध्यक्ष बात करें, प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन, बहुत गजब के आदमी थे सुकुमार सेन जी। जब पहला इलेक्शन हुआ था 51-52 में, तब ये इलेक्शन कमीशन थे। आप ये सोचो कि इतना बड़ा राष्ट्र, जहां पर मैं बात करूं उस समय 36 करोड़ की भारत की जनसंख्या थी, उस समय आपको इनको इलेक्शन करवाना था, किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी इन्होंने बेहतरीन ढंग से इलेक्शन करवाया था। भारत में इलेक्शन कंडक्ट करवाने के बाद में इनको जो दूसरे देश की जो कंट्री, दूसरे देश के लोग थे, जो वहां की जो हम बात करें सरकारें थी, वो भी इनको ले गई थी कि आप क्या करो कि आपने इतने शानदार तरीके से निर्वाचन करवाया है या चुनाव कंडक्ट करवाया है भारत में, तो आप क्या करो हमारे देश में भी आओ और यहाँ पर भी क्या करो कि जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराओ। कितने शानदार आदमी ये थे। फिर हम बात करें कि जो चुनाव आयोग है वो कौन कौन से चुनाव है वो कंडक्ट करवाते हैं, तो देखो ये राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के, और जो राज्य में जो हम बात करें जो विधानसभाएं हैं उनके इलेक्शन ये कंडक्ट करवाती है। किस किस के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के, और राज्य जितने भी जो राज्य हैं उनकी जो विधानसभाएं हैं उनके जो इलेक्शन होते हैं वही कौन कंडक्ट करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग कंडक्ट करवाता है। चीजें क्लियर हो गई। थोड़ा इनके बारे में आपको नाम देके कुछ याद आई क्या, कौन है, डॉक्टर मधुकर गुप्ता, तो ये क्या है, राजस्थान के राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त है। और बात करें इसके बारे में, राजस्थान में जो चुनाव आयोग है उसका उल्लेख कहां पर किया गया है, ये याद है क्या, 243 के में किया गया है। याद आया कुछ, 243 के में किया गया है, मैंने आपको पढ़ाया है। जो राज्य चुनाव आयोग है वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है, तो चीजों को रिवाइज भी करते हुए चीजें चलनी है आपको। फिर देखो आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन देखें अपन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस प्रधानमंत्री के काल में वोट देने की आयु को 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष कर दी गई थी। मतलब कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल में जो वोट देने की जो उम्र है, अभी आपको पता होगा वोट देने की उम्र कितनी है, 18 वर्ष है। पहले कितनी हुआ करती थी, 21 वर्ष हुआ करती थी। तो राजीव गांधी जी ने क्या किया था, इस उम्र को घटाकर 21 साल से कम करके कितना कर दिया था, 18 साल कर दिया था। आपको पता होगा अभी वोट देते हैं तो कितनी है, 18 साल है। इसके बात करूं कि संविधान संशोधन कौन सा है ये भी पूछा जाता है, तो 61वां संविधान संशोधन है। कौन सा, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। इसको अच्छे से याद करना है। याद रह जाएगा क्या, मेरे साथ बोलो कि किसके कार्यकाल में, तो राजीव गांधी के कार्यकाल में 21 साल से कितनी कर दी गई थी, जो वोट देने की जो उम्र है वो 18 साल कर दी गई थी। और संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, तो वो हुआ था आपसे 61वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। याद रह जाएगा। फिर देखो हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है
मतदान का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मतदान करने का उल्लेख किया गया है? तो वो है आपके आर्टिकल 326। 326 में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है, जो लोकसभा है, जो बात करें लोकसभा, साथ ही जो राज्य की विधानसभा है, उसमें वोट देने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, लिंग कहीं से भी आता हो, उसे सार्वभौमिक जो व्यस्क मताधिकार है उसका पूर्ण रूप से अधिकार है। तो वही स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, थर्ड जेंडर हो, उनको सभी को क्या है, वोट देने का अधिकार है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है। फिर हम आगे बात करें कि भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो देखो कितने लोकसभा क्षेत्र है, या बात करें कि अभी जो चुनाव हुए हैं, यहाँ कह सकते हैं हम कि 18 लोकसभा के लिए कितने लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, तो कितने पर? 543 सीटें हैं। बाकी चीजें मैंने आपको बताई दी थी, 552 थी। फिर हम बात करें कि 104वां संविधान संशोधन किया गया मोदी जी द्वारा 2019 में, और उसमें क्या कर दिया गया था कि जो 2 एंग्लो इंडियन हैं उनकी जो सीटें हैं, उन पर जो एंग्लो इंडियन वाली जो सीटें थी, जो हम बात करें कि उनका मनोनयन किया जाता था, उसको बंद कर दिया है कि अब एंग्लो इंडियन की हमें कोई जरूरत नहीं है। कोई भी एंग्लो इंडियन लड़ना चाहता है तो वो बिल्कुल जाकर चुनाव लड़े। अब हम बात करें थोड़ा सा कि जो फर्स्ट टाइम जो लोकसभा का इलेक्शन हुए थे 1951-52 में, उस समय लोकसभा की सीटें कितनी थी? कितनी सीटें थी? उस समय 489 सीटें थी। कब बात करूं? प्रथम लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तब उस समय कितनी सीटें थी? तो 489 सीटों पर क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। और वहीं मैं बात करूं कि आपके जो मूल संविधान है, मूल संविधान है, उसमें कितनी सीटें बताई गई है? तो उसमें 500 सीटें बताई गई है। कि कितनी सीटें हैं? 500 सीटों की बात की गई है। 500 सीट कर देना, 500 सीटों की बात की गई है। प्रथम जब चुनाव हुआ था तो 51-52 वाला जो प्रथम इलेक्शन हुआ था, उस समय बात करें कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे, तो उस समय बात करें तो 489 सीटों पर चुनाव हुए थे। और प्रथम जो लोकसभा है वो प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 13 मई 1952 को प्रथम सत्र का आयोजन किया था। यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर होगी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखो हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज को अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलना है, क्योंकि कई ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 18वीं लोकसभा के साथ किन किन राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी थे? मतलब यहाँ पर जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो 4 राज्य हैं उन पर आपकी बात करें, जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 4 राज्यों में जो विधानसभा वाले चुनाव भी थे। अब हम बात करते हैं कि ये राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ पर कौन कौन सी सीटें हैं, यहाँ बात करें कौन कौन यहाँ पर विजयी हुआ है, इसके बारे में हम बात करें। सीटें कौन कौन सी हैं? तो देखो एक तो सिक्किम में हुआ था विधानसभा चुनाव, एक आपके अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, एक ओडिशा में हुआ था, और एक हम बात करें कि हुआ था आपके आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तो इन 4 जो राज्य हैं इनमें क्या हुआ था? विधानसभा के चुनाव हुए थे। अब यहाँ पर ऑप्शन के बारे में बात करें, लिखा हुआ विकल्प 1 व 2, 1 2 3, 1 2 3 4 या 1 3। तो देखो यहाँ पर असम में नहीं हुआ था तो ये गलत हो गया, तो 1 2 3 लिख सकते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? राइट ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर बी है, वो राइट है। इसमें कौन सा नहीं है? आंध्र प्रदेश की यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो आंध्र प्रदेश में टोटल 4 जो राज्य हैं उनमें क्या हुआ थे? चुनाव कंडक्ट हुआ था। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करें, अब देखो हम बात करें सबसे पहले ओडिशा में कितने सीटों पर चुनाव हुआ? तो 147 सीटों पर क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। देखो ये कौन सी बात कर रहा हूं? इनके जो विधानसभा के चुनाव है उसकी बात कर रहा हूं। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर मैं विधानसभा के इसके साथ चुनाव हुए थे लोकसभा के साथ साथ। यहाँ पर सबसे जो बड़ी पार्टी उभर कर आई थी वो कौन सी थी? बीजेपी थी। जो नवीन पटनायक वाली जो पार्टी थी वो चली गई थी ओडिशा में, और बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, 78 सीटें प्राप्त की है। बहुमत किसके पास है? बीजेपी के पास है। बीजेपी ने 78 सीटें प्राप्त की है। फिर हम बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में बात करूं, सबसे ज्यादा जो सीटें प्राप्त की है वो प्राप्त की है टीडीपी ने। कितनी? 135 सीटें। टोटल यहाँ पर 175 सीटों पर क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, और 135 सीटें टीडीपी कौन सी है? तेलुगु देशम पार्टी। कौन सी? जो नायडू वाली जो पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू वाली, यही पार्टी है। मतलब चंद्रबाबू नायडू के दोनों हाथ में लड्डू आ गए। यहाँ पर राज्य में उनकी सरकार बन गई, और उधर ये सबसे बड़ी पार्टी, मतलब इनके पास गठबंधन में 16 सीटें हैं किसकी? लोकसभा की। तो वहां पर दोनों हाथ में इनके लड्डू आ गए हैं। तमिलनाडु में यहाँ पर एनडीए के साथ इनका गठबंधन भी था, ये भी याद रखना। टीडीपी का गठबंधन था एनडीए के साथ में, इसलिए मोदी जी वहां पर गए थे, और वहां पर मोदी जी ने भी, आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें मोदी जी भी गए, यहाँ पर उन्होंने भी रैलियां की थी, और यहाँ पर दोनों काम हो गए। मतलब लोकसभा वाली भी रैलियां हो गई, और यहाँ पर विधानसभा के चुनाव थे तो वो भी रैलियां हो गई। एनडीए का ये गठबंधन किया हुआ था, टीडीपी में 135 सीटें इन्होंने प्राप्त की है। फिर देखो अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है? टोटल 60 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी ने 46 सीटें प्राप्त करके बहुमत प्राप्त किया है। फिर बात करो सिक्किम में, तो देखो सिक्किम में सबसे ज्यादा जो सीटें प्राप्त की है, 31 सीटें किसने प्राप्त की है? यह आपके एसकेएम पार्टी,
सिक्किम क्रांति मोर्चा इसका पूरा नाम है, इसने सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की है। तो इन 4 जो आपके राज्य हैं इनके में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। बात करें ओडिशा में बीजेपी को 78 सीटें मिली है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। फिर बात करूं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में तो टीडीपी पार्टी उसको 135 सीटें मिली है, सबसे बड़ी पार्टी ये है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। और देखो इन 3 में तो बीजेपी ही मानो, क्योंकि यहाँ पर एनडीए से गठबंधन था, तो तांजो बीजेपी। यहाँ पर जो आपके सिक्किम जो एसकेएम पार्टी है उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली है, यहाँ 32 क्या है विधानसभा की सीटें है। यहां तक किसी प्रकार का कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर देखो आगे बात करें, लोकसभा में आरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। जिस प्रकार हमने शुरू में पढ़ा था कि राजस्थान में जो 4 सीटें थी वो तो हम बात करें एससी के लिए रिजर्व है, और 3 सीटें एसटी के शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की गई है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका उल्लेख कौन से संविधान जो अनुच्छेद है उसमें किया गया है। तो देखो इसके बारे में बात करें, जो आर्टिकल 330 है इसमें इसका उल्लेख किया गया है। वहां पर बात करूं टोटल जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल 84 सीटें थी, मतलब आरक्षित की गई थी। और एसटी के लिए बात करूं, शेड्यूल ट्राइब के लिए बात करूं तो वहां पर 47 सीटें हैं वो रिजर्व की गई थी। मेरी बात समझिए क्या, ये बात कर रहा हूं टोटल भारत की। और हमने पहले जो बात की थी वो हम राजस्थान के बारे में बता रहे थे कि राजस्थान में 4 सीटें तो किसकी एससी की, और 3 सीटें हैं वो एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या की गई थी, रिजर्व की गई थी। ये चीज समझ में आ गई। और इसका उल्लेख कहां पर किया गया है, संविधान के जो 330वां अनुच्छेद है उसमें किया गया है। फिर आगे बात करें कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो कितने हमने अभी भी देखा है 7 चरणों में संपन्न हुआ था। 19 अप्रैल और लास्ट में 1 जून में हुआ था, और 4 जून को इसका रिजल्ट आ गया था। तो यहां पर तो आपको किसी भी चीज को बताने की जरूरत नहीं होगी। फिर आगे बात करें कि 18वीं लोकसभा में मतदान प्रतिशत कितना दर्ज किया गया था। यहाँ पर भारत के बारे में पूछ रहे हैं, ना कि राजस्थान के बारे में पूछा जा रहा है। ये ध्यान देना, राजस्थान की पूछे तो 61.10% राजस्थान में क्या बात करें मतदान दर्ज किया गया था। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भारत में कितना, जब आपसे देखो कोई चीज बताई नहीं, 18वीं लोकसभा के बारे में बात करें, सीधा आपको समझना है कि भारत की बात की जा रही है। देखो भारत में बात करूं तो 66.33% मतदान दर्ज किया गया था। कितना, 66.33%। वही मैं बात करूं कि 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें कितना, उसमें बात करूं तो 67 पॉइंट, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है 67.40% चुनाव सॉरी जो मतदान है वो दर्ज किया गया था। और बात करूं कमी हुई या वृद्धि हुई है, तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कमी हुई है कितनी, 1.07% की क्या दर्ज की गई है, कमी कितनी 1.07% की कमी दर्ज की गई है। और चुनाव आयोग ने भी माना है, चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि जो इलेक्शन है वो जून तक चले गए थे, तो इससे गर्मी बहुत भयंकर हो गई है। तो चुनाव आयोग है उन्होंने भी कहा है, जो आपके राजीव कुमार जी हैं उन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, इस बार जो नेक्स्ट जो लोकसभा वाला चुनाव होगा उसमें पूरा प्रयास करेंगे कि जो अप्रैल तक ही हम क्या करें कि जो चुनाव करवा लें। जिससे क्या होगा कि जो उत्तरी जो क्षेत्र है, हम बात करें जो मैदानी इलाका है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे लोग वोट देने कम जाते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना, ये आंकड़ा पूछा जाता है 66.33, और कमी कितनी हुई है, 1.07% की क्या हुई है, कमी हुई है। फिर देखो एक चीज, एक नाम था बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ था, इसी बारे में क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में सूरत निर्वाचन क्षेत्र, कौन सा निर्वाचन क्षेत्र, सूरत निर्वाचन क्षेत्र के किस उम्मीदवार ने निर्विरोध चुनाव किया है, मतलब निर्विरोध चुनाव इन्होंने लड़ लिया था, क्योंकि इनके जो अपोनेंट थे उन्होंने वहां पर बात करें कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ये चुनाव नहीं लड़े थे, ये बैठ गए थे चुनाव से पहले ही। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है मुकेश दलाल। नाम जरूर याद रखना, मुकेश दलाल है। कौन सी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है, तो सूरत लोकसभा क्षेत्र से ये अभी विजय हो गए निर्विरोध। मतलब आपने देखा होगा जब एक हम बात करें कि जो 4 जून को जब रिजल्ट आ रहा था, जब सुबह सुबह टीवी पे आपने खोला था, तो बीजेपी की शुरू से एक सीट बता रहे थे। जब इलेक्शन हम बात करें, जब काउंटिंग शुरू ही नहीं हुई थी उससे पहले ही एक सीट बता रहे थे, वो एक सीट नहीं की थी मुकेश दलाल जी की। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है 18वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट किस पार्टी को मिले हैं। हमने देख लिए कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं, बीजेपी को मिले हैं। कितनी सीटें प्राप्त हुई है, तो बीजेपी को 240 सीटें प्राप्त हुई है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ज्यादा वोट किसे, हम कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत किसको प्राप्त हुई है, वोट तो नहीं, वोट प्रतिशत बोल सकते हैं हम। वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा किसको प्राप्त हुआ है, तो बीजेपी को सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज प्राप्त हुआ है लोकसभा चुनाव में। कितना, 36.75%। और सीटें कितनी आई हैं, बीजेपी को 240 सीटें मिली है। तो थोड़ा सा बीजेपी के बारे में तो आपको पता ही रहना चाहिए। थोड़ा सा इसका देख लें, 21.19% किसको मिला है, कांग्रेस को मिला है। सीटें कितनी आई है कांग्रेस की, 99 सीटें इन्होंने प्राप्त की है। एसपी देखो आपको ये सपा का जरूर याद रखना है, क्योंकि इन्होंने ये 30 नंबर पर 37 सीटें इन्होंने प्राप्त की है।
और हम बात करें तृणमूल कांग्रेस की तो इन्होंने 29 सीटें प्राप्त की हैं। सीटें जब ज्यादा पूछी जाती है, जो वोट शेयरिंग है वो तो आप देख लेना, इनको थोड़ा बीजेपी याद कर लेना। 36.75% किसको मिला है, बीजेपी को मिला है। सीटें जरूर सबकी आपको याद रखनी है। फिर आगे बात करें कि 18 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार हैं। देखो ये चीजें पूछी जाती है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ये चीजें पूछी जाती है कि सबसे ज्यादा मतों से कौन विजय हुआ है, सबसे कम मतों से कौन विजय हुआ, तो ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो देखो शंकर जो लालवानी जी हैं, ये क्या है, हम बात करें कि मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से ये खड़े हुए थे और इन्होंने शंकर जो लालवानी है ये क्या है आपके सबसे ज्यादा वोटों से ये जीते हैं। इनके बारे में बात करूं तो ये लगभग 11 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। एग्जैक्ट आपको आंकड़ा याद करना भी नहीं है, वैसे बात करूं तो 11,75,092 वोट है, 11,75,000, बस इतना सा याद कर लेना। वैसे पूछा ही नहीं जाएगा आपसे वोट तो, पर नाम जरूर याद रख लेना, शंकर लालवानी है वो क्या है सबसे ज्यादा वोट से विजय हुए हैं। इन्होंने संजय जो सोलंकी है जो बहुजन समाज पार्टी के हैं उनको इन्होंने हराया है। और यहाँ पर एक रिकॉर्ड और बना था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नोटा को वोट मिला है। नोटा के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई थी, नोटा क्या होता है, तो वो भी अगर देख लेना आप देखो तो। लेकिन बात करें एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा यहाँ पर 2 लाख, बात करें आपके 2,18,674 वोट मिले हैं किसको, नोटा को, सबसे ज्यादा नोटा को मिले हैं। कहां पर, ये सीट कौन सी है जरूर याद रखना है, ये आपके मध्य प्रदेश की जो इंदौर सीट है वो है। फिर देखो हम किशोरी लाल शर्मा के बारे में बात करें, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति है। इन्होंने जो अमेठी सीट है, आपको पता होगा स्मृति ईरानी इस बार लोकसभा सीट हार गई है, इनको हराने वाले हम बात करें कि बाद जो अमेठी सीट है वहां पर जीतने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो है किशोरी लाल शर्मा। हनुमान बेनीवाल को आप जानते ही हो, नागौर से हैं अपने, और कंगना राणौत है वो मंडी जो क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र है वहां से इन्होंने जीत दर्ज की है। यहाँ पर बताओ किसी प्रकार कोई डाउट है क्या, चीजें क्लियर है। किशोरी लाल का शर्मा है, इनका थोड़ा सा नाम याद रखना क्योंकि थोड़ा चर्चा में बने हुए थे, क्योंकि इन्होंने स्मृति ईरानी है उनको हरा दिया था। सीट कौन सी है, अमेठी है। अमेठी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। फिर लिखा हुआ है 2024 में लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने के क्रम निम्नलिखित पार्टियों में व्यवस्थित कीजिए। मतलब हमें क्या करना है कि यहाँ पर बताना है कि एक तो व्यवस्थित करना है कि कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा मिले हैं, और जैसे कम कम होते हुए सबसे कम वालों को हमें बताना है। देखो हम बात करें, आपको तो पता ही है, हमने सारी चीजें याद कर रखी है। तो बीजेपी को कितनी सीटें मिली, 240 सीटें, कितनी, 240 सीटें बीजेपी को मिली। 99 सीटें किसको मिली थी, आपकी कांग्रेस को मिली थी। 37 सीटें किसको मिली थी, सपा को मिली थी। फिर बात करूं 29 सीटें किसको मिली थी, जो आपके ये जो तृणमूल जो कांग्रेस है उसको कितनी मिली थी, 29 सीटें मिली थी। और जो डीएमके हैं उसको कितनी सीटें मिली थी, 22 सीटें मिली थी। अब देखो यहाँ पर हम चेक कर लो, सबसे पहले बीजेपी, देखो यहाँ पर बीजेपी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बीजेपी है, फिर सपा आ गया, तो ये गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ये थोड़ा सा आंकड़ा है, आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें 2024 में लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं ने भाग लिया है। देखो टोटल मतदाता कितने हैं, कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है, उसके बारे में हमसे पूछा है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हम बात करें राइट ऑप्शन की बात करें तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा, 6 करोड़, हम बात करें सॉरी 64 करोड़ 64.2 करोड़ कह सकते हैं भाई। मिलियन है तो कितने होते हैं, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो 64.2 करोड़ लोगों ने क्या किया है, इस बार मतदान किया है। फिर आगे बात करें कि जो इंडिया गठबंधन है उसका पूरा नाम क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन भी अच्छे दिए हुए हैं, लिखा हुआ है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड अलायंस, या इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंटीग्रेटेड अलायंस। देखो राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन है इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो बी है, डेवलपमेंट है। ये जरूर याद रखना, इसमें आपको रखना है कि डेमोक्रेटिक नहीं है, क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस क्या है, इसका पूरा नाम है किसका, जो इंडिया गठबंधन है उसका। याद रह जाएगा क्या, मुझे बताओ, याद रखना ही पड़ेगा अपने को। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट है। फिर देखो आगे लिखा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली, 240 सीटें मिली साहब। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने भाग लिया है। पहले आपसे पूछा टोटल मतदाता कितने थे, अब आपसे पूछा है कितनी महिलाओं ने भाग लिया है। और देखो महिलाओं की दृष्टि से मैं बात करूं तो ये जो 18वीं लोकसभा जो चुनाव था वो सबसे शानदार चुनाव रहा है, सबसे ज्यादा महिलाओं ने इस बार वोट दिया है। मैं बात करूं 31.2 करोड़ महिलाओं ने वोट दिया है। तो देखो कौन सा हो गया, आपके 312 मिलियन बात करें जो महिला है उन्होंने वोट दिया, सबसे अधिक इस बार महिलाओं ने वोट दिया है। फिर आगे बात करें 18 लोकसभा में मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी और चुनाव परिणाम के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, कि मतलब जो मतदाता हैं उनको चुनाव आयोग के बारे में जानकारी देने के लिए जो निर्वाचन आयोग जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। केवाईसी है,
ये तो कौन सा है, नो योर कैंडिडेट है, सुविधा पोर्ट है, VH है या WHO ऐप है। देखो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपके, ये होगा कि वोटर हेल्पिंग एप्लीकेशन, मतलब वोटर है उनको हेल्प करने के लिए, VHA का मतलब है वोटर हेल्पिंग ऐप, ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन इसमें होगा। फिर आगे बात करें, किस संविधान संशोधन के तहत भारत की संसद और राज्य विधान मंडलों में जो एंग्लो इंडियन की जो सीट होती है, मैंने ये चीज बता दी थी, आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया है। कौन सा संविधान संशोधन है, तो देखो ये कौन सा है, 104वां संविधान संशोधन 2019 में क्या कर दिया गया है, जो एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें होती है उसको क्या कर दिया है, हटा दिया है लोकसभा से। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसके पास है, देखो ये क्वेश्चन कैसा हो गया, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं, किसके पास है, 2 बार हो जाएगा। देखो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली या लक्षद्वीप। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, राइट ऑप्शन इसमें होगा कि दिल्ली के पास क्या है, सबसे ज्यादा कितनी सीटें हैं, 7 सीटें किसके पास है, दिल्ली के पास है, ये आपको याद रखना है। बाकी देखो चंडीगढ़ की 1 सीट है, पुडुचेरी की 1 सीट है, लक्षद्वीप की कितनी सीटें हैं, 1 लोकसभा की सीट है, ये चीजें याद रह जाएगी। फिर देखो आगे बात करें, देखा 18 लोकसभा चुनाव में सबसे कम वोट से कौन विजयी हुआ है, देखो सबसे ज्यादा हमने देखा था, अब हम बात करें सबसे कम वोटों से कौन जीता है, तो देखो वो है आपके, इनका नाम है अमोल कीर्तिकर। क्या है, अमोल कीर्तिकर नाम है, शायद कीर्तिकार नहीं है, अमोल कीर्तिकर क्या है इनका नाम है। ये मात्र 48 वोटों से विजय हुए थे, सोचो कितना कम अंतर है। जब लोकसभा सीटों हम बात करें, एक जो विधान लोकसभा क्षेत्र है उनमें कम से कम 10, 20, 20, 30, 30 लाख वोटर्स होते हैं, उनमें जो मुंबई के जो नॉर्थ वेस्ट है वो इनका क्या है, लोकसभा क्षेत्र है, और मात्र 48 वोट से ये क्या है, जीते हैं। फिर देखो आगे बात करें, बात करें कि 18वीं लोकसभा में राजस्थान में कितनी महिलाएं संसद बनी है। देखो ये अपने अब राजस्थान की बात आ गई है तो और ज्यादा ध्यान देना है। पहले हम थोड़ा सा मैं बात करूं लोकसभा, आपको विधानसभा वाली में याद होगा, विधानसभा में टोटल कितनी महिलाएं हैं, 20 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं, 20 महिलाएं हैं, जिसमें 9 किसकी है, आपके कांग्रेस की, और 9 किसकी है, बीजेपी की, और इतनी 18 हो गई, और 2 क्या है, निर्दलीय हैं। इन 20 में से जो हम बात करें 2 क्या है, मंत्री है राजस्थान की। देखो ये मैं बात कर रहा हूँ आपके राजस्थान की विधानसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा से इसको कंपेयर कर लेना। 2 मंत्री है, कौन कौन है, एक तो दिया कुमारी जी है, जानते ही हो आप, वित्त मंत्री है, बाल एवं महिला कल्याण मंत्री है, पर्यटन मंत्री है, तो वो तो कौन है आपके, दिया कुमार जी, एक मंजू बाघमार जी। इन 2 का नाम आपको याद रखना है, तो इनका याद रख लोगे आप। फिर देखो अभी हम तो इनका नाम याद करते हैं, ठीक है, ये आपने विधानसभा में तो सर बता दिया। अब हमें ये बताओ कि लोकसभा में क्या स्थिति रही। तो देखो लोकसभा की मैं बात करूं तो लोकसभा में जो 3 महिलाएं हैं वो क्या बनी हैं, यहाँ पर राजस्थान सांसद बनी है। टोटल 25 में से 3 क्या है, महिलाएं हैं। कौन कौन है, एक तो है आपके मंजू शर्मा। मंजू शर्मा कहां से हैं, इनका जो लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो वो है आपके जयपुर। फिर दूसरा नाम आता है आपके संजना जाटव, संजना जाटव, इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो वो है आपके भरतपुर। फिर नेक्स्ट नाम आता है आपके महिमा कुमारी, इनकी लोकसभा क्षेत्र है आपके राजसमंद। ये जो 3 नाम हैं वो आपको याद रखने हैं। साथ ही बात करूं राजस्थान में आपको पूछे कि सबसे ज्यादा मतों से किसने जीत दर्ज की है, तो वो आपकी ये महिमा कुमारी जी है, जो कि राजसमंद से है। ये जरूर याद रखना कौन है, महिमा कुमारी जी ने सबसे ज्यादा 3,92,223 वोटों से, इन्होंने, देखो वोट वगैरह नहीं पूछे जाएंगे तो इनमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस ये याद रखना है सबसे ज्यादा मतों से राजस्थान में कौन जीता है, तो वो है आपके राजसमंद से महिमा कुमारी जी, याद आ जाएगा। फिर देखो आगे बात करें कि बाजीगोरा विधानसभा उपचुनाव में किस प्रत्याशी की जीत हुई है। अब देखो यहाँ पर जो राजस्थान में उपचुनाव भी हुए थे, कहां पर हम बात करें राजस्थान के, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ देखो राजस्थान में तो बांसवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है बागीदोरा, जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर वापस एमएलए के लिए चुनाव हुए थे। थोड़ा सा याद रखना किसके लिए, एमएलए के लिए चुनाव हुए थे, और इसमें जयकृष्ण पटेल है, इन्होंने जीत दर्ज की थी। थोड़ा जैसे याद रखना कौन सी सीट है, आपसे एग्जाम में पूछे कि जो बागीदोरा सीट है उस पर जो विधानसभा सीट है बागीदोरा, उसमें उपचुनाव हुए थे, उसमें कौन विजय हुए हैं, तो जयकृष्ण पटेल है, उन्होंने विजेता इसमें रहे हैं। फिर देखो आप देखो ये रहे आपके जयकृष्ण पटेल, और इन्होंने किनको हराया है, इन्होंने हम बात करें कि सुभाष जो है तंबोलिया, इनको इन्होंने हरा दिया है। लगभग 1,22,553 वोटों से ये विजय हुए हैं। ये बागीदोरा लिखा हुआ आपके,
ठीक है। और थोड़ा सा पार्टी कौन सी इनकी, तो भारत आदिवासी पार्टी से ये विजय हुए हैं। ठीक है, आपके यहाँ तक आपके टोटल जो एमसीक्यूज है तो सारी चीजें हम कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, यहां से देखो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि यहां से इस बार क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि लोकसभा के रिलेटेड में 5 साल तक ये चीजें चलती है और मुझे पूरी आशा है कि 5 साल तक चलेगी। तो यहाँ पर बात करें कि इससे हम बात करें एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो हर एक चीज को समझते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन RS, वहां पर तो पीडीएफ से और चीजों को रिवाइज करते हुए चलना। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई चीज पूछनी हो, कोई चीज बतानी हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना। मैं कमेंट बॉक्स आपका मॉनिटर करता रहता हूं, तो वहां से मेरे को चीजें मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।